जय हिंद। राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी वगैरह कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं संघीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, क्या होता है ये? देखो, भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें क्या होते हैं, जो राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं या औपचारिक प्रमुख होते हैं या नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होते हैं या जो वास्तविक शक्ति के होल्डर होते हैं, जिनके पास वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है, वो है प्रधानमंत्री तथा उसकी परिषद। ठीक है ना, प्रधानमंत्री तथा उसकी परिषद। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ देख पाएंगे, जैसे कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मंत्रिमंडल क्या होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अपन देख पाएंगे और वीडियो के लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि आजकल हमने शुरू किया है सभी वीडियो के लास्ट में जो ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव वो लगाना, तो वो भी लगाएंगे। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो भारत का शासन है वो कौन चलाते हैं, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो चलाते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री जो और उनकी जो टीम होती है, ये लोग मिलके क्या करते हैं, पूरे भारत का शासन चलाते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, इनको मतलब जो भी सलाह दिया जाए इन मंत्री परिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा, उनको ये मानना होता है। ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह मानने को जो राष्ट्रपति जी हैं वो बाध्य हैं। इस लेक्चर में हम जान पाएंगे कि मंत्री कई कई प्रकार के होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, उसमें भी स्वतंत्र प्रभार या फिर बिना स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, तथा इन मंत्रियों के हेल्प के लिए, ठीक है ना, इन लोगों के हेल्प के लिए क्या होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं या कोई उप मंत्री होते हैं। तो इन सब बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो मंत्रिपरिषद होता है, ये पूरे देश की जो नीतियाँ होती है इसको चलाने के लिए, ठीक है ना, इन्हीं की पॉलिसीज़ काम आती है। जो कुछ भी होता है ये लोग आपस में पॉलिसीज़ बनाते हैं तथा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसमें होता क्या है। ये विकिपीडिया का पेज है, आप लोग एक बार इसको देख लो, इससे आपको एक अप्रोच मिल जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, अभी आपको पता ही होगा बीजेपी की सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, और ये कौन सी लोकसभा है, तो ये 17वीं लोकसभा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये 17वीं लोकसभा है। ठीक है ना, ये दूसरी बार कब आए हैं सत्ता में, 2019 में। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और हैं, आप देख लो। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद भारतीय संसद के निचले सदन, मतलब लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगा भी। और पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 15% लिखा हुआ है। तो जो मंत्री होते हैं ना, ये टोटल स्ट्रेंथ का, लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का केवल 15% ही मंत्री लोग बनते हैं। अब देखो, मंत्री के प्रकार यहाँ दिया हुआ है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। वैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, ठीक है ना, और एक होते हैं राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट वाले होते हैं। इसके अलावा एक उप मंत्री भी होता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे। प्रधानमंत्री पता ही है, जो प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये हेड होते हैं पूरे मंत्रिपरिषद के, मंत्रिमंडल के। ठीक है, अब इनके पास बहुत सारे विभाग होते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो मंत्रालय किसी को अलॉट नहीं हुआ है, वो बाय डिफ़ॉल्ट किसके पास चला जाता है, प्रधानमंत्री के पास। तो आप एक बार देख लीजिए, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग एवं सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले, उन सभी विभाग के मंत्री जिन्हें स्पष्ट रूप से किसी को नहीं दिया गया है, वो सब इनके पास होते हैं, प्रधानमंत्री के पास होते हैं। अब फटाफट मंत्रिमंडल देख लीजिए। तो ये हमारे मोदी जी का है, आपने इसको देख ही लिया। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्रालय देखती हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, नितिन जयराम गडकरी जो हैं ये सड़क एवं परिवहन मंत्री है। उसके बाद सदानंद गौड़ा जो हैं ये स्टैटिक्स मंत्री है। रविशंकर प्रसाद जो है ये कानून, न्याय एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उसके बाद और भी देख लेते हैं। जगत जेपी नड्डा जो है ये क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह क्या है, जल मंत्री हैं। सुरेश प्रभु क्या है, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। ये रामविलास पासवान क्या है, ये पीडीएस मंत्री हैं, उपभोक्ता खाद्य जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इसके मंत्री है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी देख सकते हैं। इन सब के अलावा आप देख सकते हैं ये लोग राज्य मंत्री हैं, जैसे कि विजय संपाला, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता। उसके बाद ये दत्तात्रेय हैं जो श्रम और रोजगार मंत्री हैं। गिरिराज सिंह ये जो स्मॉल इंडस्ट्री एंड जो मीडियम इंडस्ट्री होता है इसके मंत्री हैं। ठीक है, तो ये लोग राज्य मंत्री होते हैं। इसके अलावा आप और देख लो,
ये सब चीज़ें हैं। जैसे किरण रिजिजू, इनका नाम आपने देखा होगा, खेल मंत्री हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, आप देखते चलो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब हमारे मंत्रालय हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं अपने वीडियो लेक्चर में। यहाँ पे एक चार्ट आप देख पा रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद का एक आउटलाइन है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, इसके सेंटर में कौन होते हैं, इसके सेंटर में होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री के बाद आते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये जरूरी नहीं कि इसमें आंतरिक भी हो, ठीक है। कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, इसमें कैटेगराइज हो जाता है, जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं उसको आंतरिक में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री आ गए, उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। और राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं, और इन सब की सहायता के लिए क्या होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आउटलाइन है। इस इमेज से आपको एक अप्रोच मिलेगा कि कैसे चीज़ें फंक्शन होती हैं। देखिए सिमिलरली क्या होता है, राज्यों का भी मंत्रिपरिषद ऐसे ही होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो मुख्यमंत्री साहब हैं ये कहाँ पर हैं, सेंटर में हैं, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैबिनेट मंत्री हैं, फिर राज्य मंत्री हैं, फिर उप मंत्री हैं, फिर संसदीय सचिव है, ठीक है। तो ये मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर है, इनका इमेज है, आप इसको भी समझ सकते हो। ये दोनों में सेम होता है, चाहे केंद्रीय हो या मंत्रिपरिषद हो। जो इनकी मशीनरीज होती है, जो इनका सिस्टम होता है, ये सब एक ही होता है, सेम सेम होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सब कुछ को हम डिटेल में देखना शुरू कर लेते हैं। आप लोग यहाँ से नोट्स बना सकते हो अब, ठीक है। तो ये जो संघीय मंत्रिपरिषद है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। भारत में क्या है, संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, ठीक है ना। जिसमें राष्ट्रपति क्या होते हैं, ट्यूटेलर हेड होते हैं, नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, तथा प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है, ये वास्तविक शक्ति को हेल्ड करती है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति इनमें होती है, ठीक है। तो ये जो दोहरी कार्यपालिका है का जो सिस्टम है, ये क्या करता है, अब एक इस लाइन को आप पढ़ लो, ये आपके मुख्य एग्जामों में, मुख्य परीक्षाओं में काम आएगा। दोहरी कार्यपालिका राजनीतिक एकता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए। दोहरी कार्यपालिका राजनीतिक एकता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, गोपनीयता, एक सबके लिए तथा सब एक के लिए, ये सब क्या है, मंत्रिपरिषद की विशेषताएं हैं। अब इसी को अपन देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, एक सबके लिए, सब एक के लिए। अब मंत्री के प्रकार देख लीजिए, मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली तीन ही प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, ठीक है, आप इनके बारे में पढ़ लो। यह मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होता है। यह अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। जैसे कोई रक्षा मंत्री हैं, कोई रेल मंत्री हैं, ठीक है ना, कोई स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो ये सब कैबिनेट मंत्री हैं और उस डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं। वस्तुतः यही वास्तविक नीति निर्धारक संस्था है, ठीक है ना। यही लोग तो पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द है ना कैबिनेट, इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया है, कहाँ पर, 352 में जोड़ दिया गया है। आप इसको याद रख सकते हो। ये जो 352 है ना, ये राष्ट्रीय आपात वाला अनुच्छेद ही है। तो बहुत सारे प्रावधान हैं इसके अंतर्गत, जिनमें एक ये भी प्रावधान है कि कैबिनेट मंत्री, ठीक है ना, जो मंत्री परिषद वगैरह है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ऑलवेज रिमेंबर की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले ऑब्जेक्टिव में कि पूरे संविधान में एकमात्र मंत्रिपरिषद का उल्लेख कहाँ होता है, तो भी आपको आंसर लगाना है आर्टिकल 352, 352, ठीक है। तो इसी में क्या है, कैबिनेट का उल्लेख किया गया है। और जो कैबिनेट मंत्री हैं, इनको प्रत्येक बैठक में, ठीक है ना, प्रत्येक मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट जो है, ये है राज्य मंत्री। अब देखो टेक्निकली कोई अंतर नहीं होता है, दोनों की सैलरी अलग अलग नहीं होती, एक ही होती है। सभी वेतन भत्ते सब एक जैसे होते हैं, किसके, कैबिनेट मंत्री के और राज्य मंत्री के। लेकिन इनका जो रोल है कैबिनेट मंत्री से कम महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए तो टेक्निकली ये थोड़े से कम महत्वपूर्ण होते हैं, समझे जाते हैं, कंपैरिजन टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। और इनको ना ये भाग भी नहीं ले सकते, ठीक है ना, जब तक इनको बुलाया ना जाए विशेष प्रायोजन से, तब तक ये मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग नहीं ले सकते। कौन, राज्य मंत्री। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री, ठीक है। अब मान लो इनमें से भी क्या कर दिया, किसी को कोई डिपार्टमेंट दे दिया, स्वतंत्रता पूर्वक कोई डिपार्टमेंट दे दिया कि आपके पास ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, ठीक है, तो ये स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। और एक होता है बिना स्वतंत्र प्रभार वाले। तो जो बिना स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, ये हेल्प करते हैं किसी न किसी कैबिनेट मंत्री के, ठीक है ना, या नहीं तो फिर इसको सदस्य बना देते हैं किसी चीज़ के ऊपर। तो कुल मिला के ये हेल्प करते हैं, बिना स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं ना, इसको जैसा भी डायरेक्शन मिलता है वैसा ये काम करते हैं। और स्वतंत्र प्रभार वाले का क्या मतलब है, इनको कोई
प्रभार दे दिया गया है, कोई चार्ज दे दिया गया है परमानेंटली। अब देखते हैं उपमंत्री क्या होता है। अब ये उपमंत्री का देखा जाए तो जैसे हमने देखा 3 चीज़ें, कैबिनेट, उसके बाद राज्य मंत्री, फिर अभी उपमंत्री, तो ये ना दोनों से कम महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उपमंत्री। ठीक है, अब देखो उपमंत्री या तो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री, ठीक है ना, जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री है उसके अधीन कार्य करते हैं। अब राज्य मंत्री क्या करते थे, कैबिनेट वाले के लिए काम करते थे। अब ये जो उपमंत्री है ना, ये डायरेक्टली कैबिनेट मिनिस्टर के लिए भी काम कर सकते हैं, उनके हेल्प के लिए, और राज्य मंत्री के लिए भी काम कर सकते हैं, जैसा भी उनको टास्क दिया जाए। ठीक है, तो ये होते हैं उपमंत्री, और इनको भी बैठकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पद है, वो है संसदीय सचिव। ठीक है ना, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। अब ये क्या करेंगे, ये इनकी नियुक्ति कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के संसदीय कार्यों में सहायता के लिए किया जाता है। ठीक है ना, इनका नाम ही है संसदीय सचिव। और भारत में क्या है, भारत में बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, इसका मैं मतलब समझाता हूँ आप लोगों को अच्छे से। अब देखिए, मैंने आपको तीनों मंत्रियों के बारे में बता दिया, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री और एक उपमंत्री होते हैं। ठीक है, अब एक चौथे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, संसदीय सचिव। संसदीय सचिव। अब देखो, अब बात करते हैं नॉलेज की। इन तीनों का जो जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है या जो अनुभव होता है, उनसे कहीं ज़्यादा अनुभव इनका होता है। किनका, संसदीय सचिव का, क्योंकि ये लोग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ये लोग कम से कम 15 ईयर एक्सपीरियंस वाले IAS IPS होते हैं। ठीक है ना, IAS या IPS होते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल पे इनको काम करने का ज़्यादा अनुभव होता है। किसको, संसदीय सचिव को। ठीक है, तो हर एक विभाग में एक संसदीय सचिव होता है जो पॉलिसीज़ बनाता है। ठीक है, ये जो हमारे नेता लोग होते हैं, कहीं ना कहीं इनसे ज़्यादा अनुभव इनको होता है, क्योंकि डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट को डील करके आए होते हैं। ठीक है, और काफ़ी लंबा तजुर्बा होता है, इनके क्वालिफिकेशंस अच्छी होती है, इनकी ट्रेनिंग अच्छी होती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी है। अब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट रन बाय डेस्क ऑफिशियल्स। डेस्क ऑफिशियल्स, ये इसका मतलब होता है कि जो हमारे नेता लोग हैं, ये डायरेक्ट हम पे शासन तो करते नहीं हैं। सरकार को कौन चलाता है, जो उनके अधिकारी लोग होते हैं। अधिकारी कौन, यही IAS IPS लोग होते हैं। ठीक है, और यही लोग क्या बनते हैं, संसदीय सचिव बनते हैं। तो कुल मिला के रियल जो लॉ मेकर होते हैं, रियल जो पॉलिसी मेकर होते हैं, ये लोग यही होते हैं। हालांकि ऐसे डायरेक्टली अपन नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इनका योगदान इन तीनों प्रकार के मंत्रियों से ज़्यादा होता है देश के विकास में, पॉलिसीज़ को बनाने में। तो ये होते हैं संसदीय सचिव। संसदीय सचिव, ठीक है ना, तो देख लो इनको भी, इनकी नियुक्ति कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के संसदीय कार्यों में सहायता के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है ये। अब देखते हैं मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाती है। ठीक है, अब मंत्रियों की नियुक्ति होती है आर्टिकल 75 के अनुसार। इसमें यह कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उन्हीं की सलाह पर, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति ऐसे ही हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब मंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो योग्यता के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, ना तो प्रधानमंत्री की योग्यता के बारे में और ना ही अन्य मंत्रियों की योग्यता के बारे में कुछ भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी मंत्री की, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे। तो देखो क्या लिखा है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा के किसी भी सदस्य को मंत्री बना सकता है। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है, चाहे तो राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य का किसी का भी सदस्य हो, वो मंत्री बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा मान लो कि वो ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का, फिर भी वो मंत्री बन सकता है अगर प्रधानमंत्री चाहे तो, बशर्ते कि उसको 6 माह के अंदर, उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का क्या बनना पड़ेगा, उनको सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो वो किसी भी हाउस की वो नहीं थी, सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में इलेक्शन करवा के उनमें सदस्यता पाई थी। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। टेक्निकली लोकसभा या राज्यसभा का होना चाहिए, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किसी को भी बना सकता है मंत्री, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर मेंबरशिप प्राप्त करनी पड़ेगी पार्लियामेंट की, ये है कंडीशन। अब बात करते हैं मंत्री परिषद का आकार, मतलब कितने लोग मंत्री बनेंगे। ठीक है, कितने लोग मंत्री बनेंगे। तो देखो पहले क्या होता था, 2004 के पहले प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार से यह निश्चित करता था कि कितने लोग मंत्री बनेंगे और कितने लोग केवल
जो संसद सदस्य हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में ही रहेंगे। ठीक है, ये होता था 2004 से पहले। फिर 2004 में आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है ना, 51वां, ठीक है ना, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य मतलब कुल लोकसभा के सदस्य के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो मान लो लोकसभा में 545 सदस्य हैं। चलिए कि लोकसभा में कुल 545 सदस्य है। अभी मंत्री कितने बनेंगे इसका केवल 15%। तो इसका 15% निकाल के देखते हैं। तो 545 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, ये 15% हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कितने लोग बनेंगे मंत्री? कुल मिला के केवल 81-82 लोग ही मंत्री बनेंगे। ठीक है ना, 81 लोग मंत्री बन सकते हैं टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सॉरी टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा का। ठीक है, तो ये होता है। अब मंत्री के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनकी बात करते हैं, उनका उत्तरदायित्व क्या होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकार लिख दिया गया है, यहाँ पे होना चाहिए था उत्तरदायित्व। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मंत्रिपरिषद का सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है ये आप देख लो। ठीक है, तो आर्टिकल 75 के अनुसार, आर्टिकल 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये वाक्य सेम टू सेम आ जाता है एग्जाम्स में, तो इसको आप याद कर लो अच्छे से कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से कलेक्टिवली किसके प्रति? लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका ये मतलब है कि मंत्रिपरिषद में से कोई भी व्यक्ति किसी के भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, भंग हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से। ये हमने सामूहिक रूप से देख लिया लोकसभा के प्रति। अब देखो, जो मंत्रिपरिषद है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं सबका ओथ टेकिंग कौन करवाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से, बट सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोहरा उत्तरदायित्व हो गया। इस प्रकार प्रत्येक मंत्री का दोहरा उत्तरदायित्व होता है। यदि लोकसभा में किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है ना, वस्तुतः सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मंत्रिपरिषद को संगठित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इससे क्या होगा? बढ़िया कोऑर्डिनेशन मिल पाएगा, सब लोगों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट है आंतरिक कैबिनेट, या इसी को बोल देते हैं किचन कैबिनेट। इसी का नाम क्या है? किचन कैबिनेट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो लोग प्रधानमंत्री के बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं तथा प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे लोगों को किचन कैबिनेट कहते हैं। ठीक है, माफ़ करना ये गलत इमेज यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या होता है, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो शब्द है ये शब्द मीडिया के द्वारा गढ़ा गया है। ठीक है ना, कि जो किचन कैबिनेट के का क्या मतलब होता है? जो प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित कर सके, वैसे लोगों को क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मनमोहन सिंह के समय काफ़ी दबाव रहता था उनके ऊपर। ठीक है, या फिर किसी भी सरकार में उनसे भी पहले, मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के प्रति। ठीक है, हर एक सरकार में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके फैसले को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं किचन कैबिनेट। ठीक है, व्यवहारिक लाइफ में भी किचन का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक लाइफ में भी इतिहास देख लो या अभी का देख लो, जो भी होता है, मतलब पहले भी पेटीकोट गवर्नमेंट चलता था, है ना, किचन कैबिनेट वगैरह। मतलब जो आप माता केकई को देख लो रामायण का, कुल मिला के क्या होता है? जो प्रभावित कर सके सरकार के फैसले को, उन्हीं को बोलते हैं किचन कैबिनेट। ठीक है, किचन कैबिनेट समझ गए ना, जो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी होते हैं और उनके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। तो एक बार इसको पढ़ लो। किचन कैबिनेट का अर्थ है व्यक्तियों के उस समूह से जो प्रधानमंत्री का बहुत करीबी होता है तथा सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करता है। प्रायः इसमें 4 से 5 कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, कि इतने ही हो। ये सब जो वर्ड है ना, ये मीडिया वालों के द्वारा गढ़ा गया वर्ड। अब हम देख लेते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का
15% क्या बनते हैं, 15% लोग मंत्री बनते हैं, ठीक है। जबकि ये जो मंत्रिमंडल होता है इसमें लगभग 20 से 30 मंत्री ही होते हैं। मैंने आपको लिस्ट दिखाया था, उसमें 20 से 30 मंत्री ही होते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से अपन समझ लेते हैं। होता क्या है एग्जैक्टली कि मान लो कि 545 का 15%, ठीक है ना, लगभग 81 82 लोग मंत्री बन गए, ठीक है। मंत्री तो इतने सारे हैं, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण विभाग जिनके पास होता है उनको कहते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप समझ लो। अब देखते हैं टेक्निकली क्या क्या है इसमें। अब मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ पर है, संविधान में है, 74 और 75 में किया गया है। जबकि मूल संविधान में मंत्रिमंडल का कोई उल्लेख नहीं है, इसको ऐड किया गया था बाद में, ठीक है। जैसा कि पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में क्या कर दिया गया है, मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया हुआ है, ठीक है। अब देखो मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है, मतलब जितने भी मंत्री हैं सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, मंत्रिपरिषद के, जिसमें कई कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है, उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं वो कहलाते हैं मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट चीज़, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के कुल सदस्य का कितना होता है, 15%। जबकि मंत्रिमंडल में 15 से 20 हो सकते हैं। वैसे एज ऑफ टुडे कितने हैं, लगभग 28-29 मंत्री होंगे। आप लोग एक बार पीछे जाके वो लिस्ट देख लो कितने मंत्री हैं, तो 15 से 20 लोग होते हैं। आगे देख लीजिए, संविधान में संवैधानिक कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, किंतु वास्तव में संवैधानिक शक्तियां का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, ठीक है। अब देखो जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उनके जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उन्हीं से मिलकर बनता है मंत्रिमंडल, और सारे डिसीजंस वही लोग लेते हैं। बाकी के जो बचे हुए मंत्री हैं वो भी इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। तो जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो उसका प्रयोग करता है मंत्रिमंडल, ना कि मंत्रिपरिषद। उसके बाद आगे देख लीजिए, तकनीकी रूप से टेक्निकली मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के समान होते हैं, क्योंकि उनके वेतन भत्ते में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन व्यवहार में, ठीक है ना, प्रैक्टिकली दोनों में काफ़ी अंतर होता है। एक डिसीजन मेकर्स होते हैं और एक डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद क्लास।